वैसे मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाबी मेरी मातृभाषा है, लेकिन परसों जब इनॉग्रेशन सेशन चला तो उसमें किसने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हिंदी में, उसमें एक वक्ता पंजाबी में बोल रहे थे, तो एक ही रिक्वेस्ट थी किसी की मेंबर की कि अगर आप हिंदी में या अंग्रेजी में बोले तो हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी या अंग्रेजी में ही बोलूं, और पंजाबी हो सकता है किसी का हाथ थोड़ा तंग हो, जैसे हो सकता है मेरा हिंदी में थोड़ा हाथ तंग होगा, तो हिंदी में पंजाबी का पुट टच आपको दिखेगा। हमारा जो जोन है ना, हम उस जोन में आते हैं जहाँ हिंदी में काम करना पड़ता है जी, इसलिए मेरा हिंदी का मात्रा का कोई मतलब लिमिट नहीं है। कहाँ जाता हूँ आई डोंट नो, बट मैं प्रयास करता हूँ क्योंकि ये जरूरत है इस जगह में कि हमारा हिंदी में ही बात करना है। सर आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी, आप तो उड़ीसा से जहाँ आकर हिंदी बोल रहे हैं। अगर कोई हमें उड़िया बोलने के लिए कहे तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। पंजाबी यार सब समझते हैं इंक्लूडिंग मी। हम ये अलग बात है कि पूरा आप जैसे फ्लुएंटली बात नहीं कर सकते हम पंजाबी में, लेकिन पंजाबी और हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं। तो मेरे जितना स्टूडेंट्स है सब तो पंजाबी समझ लेते होंगे। So I should tune to Punjabi. Have you started understanding Punjabi? So I should tune to Punjabi. No, online we have people from online. There are so many people from online which may have problem in Punjabi. Okay. Thank you, sir. इस प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट नीटर के डायरेक्टर आदरणीय श्री एस पटनायक जी, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बलविंदर सिंह धालीवाल जी, जो आज किसी कारण यहाँ उपस्थित नहीं है, आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर गरिमा सैनी जी, डॉक्टर अमरदीप जी, इस कार्यक्रम के आयोजन की निटर की टीम और हमारे विज्ञान भारती के ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे प्रदेश के सेक्रेटरी डॉक्टर विवेक तलवार जी, मैं उन्हें देख रहा हूँ, मेरे मित्र होशियारपुर एसडी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नंद किशोर जी पिछले 3 दिन से लगातार जुड़े हुए हैं, और इसके साथ विज्ञान भारती के काफी कार्यकर्ता ऑनलाइन इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उन सबका हार्दिक अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ नीटर के फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, आप सभी का सादर नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रखी गई इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपके समक्ष अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इस महान देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए बलिदान हुए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो आजादी का अमृत महोत्सव है, उन्हीं को समर्पित है। इसमें जैसा डॉक्टर साहब ने आदेश दिया है कि आज की मेरी बात कुछ ऐतिहासिक बातों पर रहेगी, वर्तमान में क्या है और भविष्य में हमारे लिए क्या कार्य हैं, इन बिंदुओं पर मैं अपने विचार आपके साथ रखने का प्रयास करूंगा। ये जो 5 दिवसीय कार्यशाला हो रही है, इसमें विभिन्न विषयों पर बहुत से विद्वान लोगों का मत मिलेगा। आज के दोपहर के सेशन में, इसके बाद के सेशन में डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी, उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा, और कल और परसों बहुत अच्छे वक्ताओं ने बहुत अच्छा विषय हमारे सामने रखा है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज़ादी के 75 साल मनाने का सुअवसर मिला है। अदरवाइज लाखों लोग ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, वो इस आज़ादी को देखे बिना ही चले गए। कभी कभी हम सुनते हैं, एक गीत चलता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, वो सत्य नहीं है। अहिंसा का महत्व है, लेकिन ये हमें आज़ादी अहिंसा के बल पर मिली ऐसा नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने में लगभग 10 लाख लोगों ने बलिदान दिए हैं। कल्पना कीजिए कितने कष्ट सहे होंगे उन्होंने। आज अगर हम आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, खुलकर सांस ले रहे हैं, इज्जत के साथ रह रहे हैं, तो इसमें उनके बलिदान उसकी नींव में है। बहुत से ऐसे नींव के पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं दिए, दिखाई देंगे भी नहीं,
लेकिन हमारे देश की जो जो भव्य भवन बना है उसकी नींव में वही लोग हैं, वो कभी दिखेंगे नहीं। तो आज के दिन उनको भी हमारा याद करना बनता है। मैं वर्तमान में विज्ञान भारती संस्था से के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ बात करने आया हूँ। विज्ञान भारती विज्ञान के क्षेत्र में स्व की स्थापना करने के लिए 1991 में इसका गठन हुआ। आज विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। पंजाब में जो विज्ञान भारती है, विज्ञान परिषद पंचनद इस नाम से कार्य करती है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग इसके नाम है। मुख्य संस्था जो है विज्ञान भारती है। देश के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं श्री डॉक्टर विजय भटकर जी, जो कि बहुत नॉन साइंटिस्ट हैं कंप्यूटर से संबंधित, और हमारे देश में जो परम सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए हैं उनके आर्किटेक्ट यही हैं। वो आजकल विज्ञान भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाते हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और श्री जन सहस्त्रबुद्धे जी, जो कि खुद ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग में, वो पूरा समय देकर विज्ञान प्रसार के लिए अखिल भारतीय संगठन मंत्री के तौर पर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो विज्ञान भारती का जो उद्देश्य है, विज्ञान के क्षेत्र में स्व की स्थापना करना। ये शब्द से हो सकता है हमें कुछ चीजें स्पष्ट ना हो सके, तो मैं अपनी बातचीत में इसे थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। हमारा भारत देश विज्ञान के क्षेत्र में पुरातन समय में भी और आज भी विश्व में एक अच्छी स्थिति में रहा है। लेकिन हमें कुछ इतिहासकारों ने, जिन्होंने हम पर शासन किया, अंग्रेज इतिहासकार या उनके चाटुकारों के द्वारा ऐसा समझाया गया, ऐसा पढ़ाया गया कि भारत में तो विज्ञान की परंपरा कभी रही ही नहीं है। भारत तो गडरियों का देश रहा है। जो सारा ज्ञान विज्ञान आया है वो तो सब यूरोप से ही आया है या अमेरिका से ही आया है। जो देश में शिक्षा व्यवस्था भारत की थी वो भी अंग्रेजों ने ही आकर विकसित की। उन्होंने ही उच्च शिक्षा के संस्थान हमारे देश में स्थापित किए। इसके बारे में एक विस्तृत अध्ययन हुआ है कि वास्तविकता क्या है। महात्मा गांधी के शिष्य हुए हैं धर्मपाल जी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के डॉक्यूमेंट्स की स्टडी की है, सर्च की है उन पर। उनके आधार पर उन्होंने कुछ फैक्ट सामने रखे हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि भारत में जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, आजादी के उसको मैकाले शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। मैकाले को शिक्षाविद नहीं था, वो अंग्रेज सरकार का लीगल एडवाइजर था, एक वकील था। उसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य को यहाँ स्थापित करना ये उसका उद्देश्य जरूर रहा है। उसके लिए उसने काम किया, शिक्षा क्षेत्र में उसने काम किया। क्या किया वो ब्रिटिश सरकार के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। 1823 में ब्रिटिश सरकार ने तय किया हमने भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुरूप ढालना है। क्यों ढालना है? इसके लिए लॉर्ड मैकाले की जो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें कोट करना चाहता हूं। मैकाले कहता था कि मैंने सारे भारत का भ्रमण किया, सारे भारत को घूमकर देखा, मुझे कहीं भी कोई एक भी भिखारी नहीं मिला। भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत साधन संपन्न और शक्तिशाली देश है। अगर हमें इसको गुलाम बनाना है तो पहले भारत को गरीब बनाना होगा। इसके लिए भारत का आर्थिक शोषण, उसके लिए नीतियां, जिसका वर्णन वो ड्रेन थ्योरी में दादा भाई नौरोजी ने किया है कि कैसे कैसे उन्होंने हमें लूटा। तो वो मैकाले तो भारत की शिक्षा पद्धति को अपने अनुसार ढालने में एक उसकी मशहूर कोट है कि मैं भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली ला दूंगा कि भारत के लोग देखने में तो बाहर से रंग रूप से तो भारतीय होंगे, लेकिन मन से, आत्मा से वो पूरी तरह अंग्रेज हो चुके होंगे। और इस बात में वो काफी हद तक सफल भी रहा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में उस वक्त 1823 में ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि हमने भारतीय शिक्षा संस्थानों को समृद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए 1 लाख रुपए की ग्रांट देनी है 1823 में। तो किसको देनी है ग्रांट? उसके लिए पहले सर्वे करवाया गया
जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, जिसे पटवारी बोलते हैं, उनके द्वारा सारे देश का शिक्षा संबंधी सर्वे करवाया गया। तो सर्वे से क्या नतीजा निकला? उस वक्त भारत की लिटरेसी रेट 97% थी, 1823। और उस वक्त देश में, हमारे देश में लगभग 12.5 लाख गांव हैं, उस वक्त देश में 14 लाख गुरुकुल चल रहे थे। इट मीन्स कि लगभग प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल था और एक के ज्यादा भी थे। 97% लिटरेसी, ये और भी कई बातें बताती है। जो हमें कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा पढ़ाया गया कि भारत में महिलाओं की शिक्षा का प्रावधान नहीं था, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, जहां जो समाज का तथाकथित पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग, SC ST लोग, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं थी। अगर ऐसा होता तो 97% लिटरेसी कैसे होती? ये भी विचारने बिंदु है। वो सारा झूठ का ही प्रचार किया गया। ये ब्रिटिश सरकार के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि उस वक्त भारत की लिटरेसी रेट 97% थी और भारत में शिक्षा निःशुल्क थी और सभी के लिए कंपल्सरी थी। और जब हमें ये पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने आकर भारत की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया, तो एक फैक्ट मैं और बताता हूं। 1947 में जब ब्रिटिश इस देश को छोड़कर गए, जहां अपने देश के लोगों ने उन्हें भगाया, उस वक्त भारत में लिटरेसी रेट 18% थी, 18%। तो हम सोच सकते हैं उन्होंने भारत की शिक्षा के लिए क्या किया। उस वक्त भारत आत्मनिर्भर था। गुरुकुल में 64 विषय पढ़ाए जाते थे, 64 विषय पढ़ाए जाते थे। हम सब शिक्षा से जुड़े हैं, अगर हम एजुकेशन में 64 विषय आज गिनाने चाहें, जितनी हमको जानकारी है, तो हम शायद नहीं गिना सके, मैं तो नहीं गिना सकता, लेकिन वो पढ़ाए जाते थे। स्किलफुल थे हमारे लोग, कोई बेरोजगार नहीं था। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में थी। और भारत एक आर्थिक महाशक्ति भी था। जो विश्व का आर्थिक इतिहास लिखा गया, ब्रिटिश लोगों द्वारा लिखा गया, उसमें भी आया कि अराउंड 1850 विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 53% थी। सारे विश्व के जितना व्यापार होता था उसमें भारत की साझेदारी 50% थी। आज जो शायद 0.5% या इसके पास है, या 0.8% है, एग्जैक्ट इतना डाटा है। तो अगर हम कहें कि ब्रिटिश ने अगर हमारे देश का विकास किया, तो ऐसा नहीं है। वो हमारे देश का विकास करने नहीं आए थे, वो हमारे देश को लूटने आए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो उनके एक हाथ में तराजू थी और दूसरे हाथ में बाइबल। हिंदुस्तान का ईसाईकरण करना भी उनका विषय रहा है। या हिंदुस्तान का ही दुनिया के सभी देशों में जहां भी वो गए, चाहे अफ्रीका में गए, तो वहां उन्होंने यही किया। तो हमें पढ़ाया क्या गया? भारत गडरियों का देश था। हमारे प्रधानमंत्री इस बात को, मोदी जी, एक बार उन्होंने मजाक में कहा कि हमारे लोग हाँ चूहों से खेलते थे, माउस से खेलते थे, लेकिन उन्होंने कहा आज हमारे देश के जो युवा हैं वो कंप्यूटर वाले माउस से खेलते हैं, उस माउस से नहीं खेलते। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया? भारत में विज्ञान की परंपरा नहीं रही, भारत में शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, जबकि भारत के जो उच्च शिक्षा के संस्थान थे, नालंदा और तक्षशिला, जो विषय प्रसिद्ध थे, उस विषय पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि कल वो विषय आदरणीय कुलदीप अग्निहोत्री जी उस विषय पर अपनी बातचीत रखेंगे। कल उनका सत्र होगा, हम सभी को उनके बहुमूल्य विचार सुनने को मिलेंगे, री इमेजिनिंग नालंदा एंड तक्षशिला। इस विषय पर कल वो बात करने वाले हैं, इसलिए उस विषय पर मैं बात नहीं करूंगा। तो भारत में विज्ञान की इतनी समृद्ध परंपरा रही है कि प्राचीन काल से भारत विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का जो पितामह रहा है। आज सर्जी के पितामह की बात होती है, सुश्रुत की, सुश्रुत संहिता। मैंने कुछ पुरातन भारतीय वैज्ञानिकों पर थोड़ा काम किया था 8-10 साल पहले, तो कुछ बिंदु मेरे ध्यान में आ रहे हैं। आज की तारीख में जितने तरह की होती है, उतने जितने टूल्स इस्तेमाल होते हैं,
101 सर्जरी के टूल्स की डायग्राम सुश्रुत ने बनाई है, सुश्रुत संस्था में। उनकी शेप, वो कौन सी अलाय से बनेंगे और उस अलाय को बनाने का तरीका क्या है, वो सारा उसमें वर्णन है। 101 तरह के सर्जरी के टूल्स, और उसमें प्लास्टिक सर्जरी का भी वर्णन। अभी प्लास्टिक सर्जरी हम देखते हैं कि ये यूरोप या अमेरिका में ही प्रचलित है। इसका लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का सारे साल का दुनिया भर में व्यापार होता है। प्लास्टिक सर्जरी का इतना बिजनेस है। तो उसके पितामह भी सुश्रुत को ही माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे ज्ञात हुआ, जैन सहस्त्र बुद्ध जी के उन्होंने एक बात बताई कि हमारे जहां जो कांगड़ा है हिमाचल में, कांगड़ा, इसका नाम कैसे पड़ा कानगड़ा, कि अगर युद्ध में, पुरातन समय में युद्ध होते थे, तीनों तलवारों से होते थे, अगर युद्ध में किसी का कान कट जाता था या कोई अपराधी होता था तो उस वक्त राजे उनको क्या सजा देते थे, उसके नाक कान काट देते थे। तो अपमान का प्रतीक होता था। तो वो अपना कान जो है वहां से जाकर कांगड़ा से जुड़वा लेते थे। वहां ऐसे सर्जन थे। लास्ट टाइम जो कान की सर्जरी रिपोर्टेड की गई है वो कांगड़ा में 1923 में की गई है। 1923 तक वहां ऐसे सर्जन थे जो कटे हुए कान को जोड़ देते थे। युद्ध में किसी का नाक कट गया तो उसको जोड़ देते थे। तो प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन सुश्रुत ने किया है, जो कि आज से लगभग 1500 साल पहले हुए हैं। तो हमें पढ़ाया गया भारत में विज्ञान की परंपरा नहीं रही है। ब्रिटिश सरकार का, उन्होंने भारत को गुलाम बनाना था। उसका एक मकसद ये भी था कि भारतीयों का आत्मविश्वास गिराया जाए, जी अपने जो गौरवशाली इतिहास है उसको भूल जाए। तो मैंने पहले भी कहा वो शायद इसमें सफल भी हुए। आज भी हमारी मानसिकता क्या है, जो भी विदेश का है वो सब अच्छा है, जो अमेरिका से आता है, इंग्लैंड से आता है या किसी और यूरोपियन कंट्री से आता है, वो चीजें अच्छी हैं। अपने देश के बारे में विस्मृति का भाव है हमारे मन में। तब तक हमने योग को मान्यता नहीं दी जब ये यूरोप से जाकर योगा नहीं आया। हाँ, आज हम योगा के नाम पर योग करते हैं क्योंकि ये मॉडर्न हो गया है अमेरिका में जाकर या यूरोप के देशों में जाकर। तो ऐसी हमारी माइंडसेट बनाना, और उसके लिए मैकाले ने खास करके ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जिसमें हमारा स्वाभिमान वो गायब हो गया। मैकाले क्या कहता था, इट इज अ व्हाइट मैन जॉब टू सिविलाइज दीज ब्रूट्स। इन सभ्य भारतीयों को सभ्य बनाने का काम हम गोरी चमड़ी वालों का है। पब्लिकली कहता था, उसकी मशहूर कोट है। लेकिन वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिख गया, उसने क्या लिखा, जब यूरोप के लोग या इंग्लैंड के लोग जंगलों में रहते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते थे और अपने चेहरे पर तरह तरह के रंग मलते थे, उस वक्त भारत में बहुत विकसित सभ्यता रहती थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिख रहा है। लेकिन पब्लिकली क्या कह रहा है, इट्स अ व्हाइट मैन्स जॉब टू सिविलाइज दीज ब्रूट्स। तो ऐसा उन्होंने नरेटिव सेट किया। एक नरेटिव ही होता है ना, ऐसा नरेटिव सेट किया। तो ये बातें हमें समझने की जरूरत है कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, ज्ञान के क्षेत्र में भी गौरवशाली रहा है। ऐसे और कई झूठ फैलाए गए। कुछ ऐसे झूठ है जिनको सफेद झूठ, जैसे कहते हैं ना, झूठ 3 तरह का होता है। एक तो झूठ साधारण झूठ, जैसे आप किसी के घर गए, उसने कहा चाय लेंगे, नहीं मैं अभी पी कर आया हूं। आपने पी नहीं, लेकिन मन नहीं है इसलिए कहते नहीं अभी पी है। तो ये सिंपल झूठ है, अक्सर कुछ लोग बोलते हैं। एक झूठ होता है सफेद झूठ, सब कुछ सामने है। जैसे मैं कहूं मैंने तो मीटर कभी देखा ही नहीं, मीटर कहाँ है, जबकि मैं खुद वहां खड़ा हूं। तो ये सफेद झूठ हो गया। और तीसरा झूठ सबसे उच्च स्तर का या सबसे निम्न स्तर का, वो होता है स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े, आंकड़ों में उलझा देना। एक प्रश्न हम सभी ने पढ़ा होगा, वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज की।
उससे पहले भारत घूम था क्या? उसने भारत की खोज की 1498 में वास्को डी गामा में। गुरु नानक देव जी 1469 में उनका बर्थ है और उन्होंने विश्व का भ्रमण किया, जो उन्होंने उदासियां की हैं। सारी दुनिया में घूमकर उन्होंने ज्ञान का संदेश दिया है। तो वो कौन से भारत की बात कर रहे थे? जो मैंने सुश्रुत की बात की है 1500 साल पहले, वो कौन सा भारत था? जो हमारा रामायण काल है, महाभारत काल है, वो कौन सा भारत था? तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, आज भी किताबों में हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि उसने भारत का सी रूट खोजा था। सी रूट भी उसको मालूम नहीं था, वो वहां कैसे आया, इसके बारे में बड़ा महत्वपूर्ण कथा आती है, कहानी आती है, जो वास्तविक है कि गुजरात का एक व्यापारी था, कान्हा भाई। वो मसालों का व्यापार करता था। वो अफ्रीका में उसे वास्को डी गामा मिला। वास्को डी गामा ने कहा मैंने भारत जाना है, मुझे रास्ता नहीं मालूम। उसने कहा ठीक है, आप मेरे जहाज के पीछे अपना जहाज लगा लो, पहुंच जाओगे। तो ये बात वास्को डी गामा ने अपनी डायरी में लिखी है। उस तथ्य के आधार पर मैं बात रख रहा हूं। वास्को डी गामा कहता है कि मैं अफ्रीका से वो गुजराती व्यापारी कान्हा भाई के जहाज के पीछे चला गया, और उसने और क्या कहा कि वो जो गुजराती व्यापारी था उसका जहाज मेरे जहाज से 5 गुना बड़ा था और 3 मंजिला डेक वाला था। उसका डेक 3 मंजिला था। उसे केवल 14 लोग खेते थे, मतलब धकेलते थे, पुश करते थे। 14 लोग उस जहाज को चलाते थे। उस वक्त इंजन वाले जहाज तो नहीं होंगे, हाथ से खेने वाले जहाज ही होंगे। तो 14 लोग उसके जहाज को खेते थे, जो कि मेरे जहाज से 5 गुना बड़ा था। मेरे जहाज को 50 लोग खेते थे, लेकिन फिर भी उसके बराबर की गति नहीं बन रही थी। तो भारत के जो व्यापारी थे गुजरात के, उनके जहाज के इतनी अच्छी क्वालिटी थी, इतना बढ़िया जहाज था। फिर वो जो व्यापारी था कान्हा भाई, उसको कालीकट आना था, उसने वहां से मसाले भरने थे, इस करके वो कालीकट आ गया। तो हमने क्या उसका बना दिया, इतिहासकारों ने हमें क्या पढ़ा दिया कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, जबकि वो भारतीय गुजराती व्यापारी के पीछे चलता चलता कालीकट पहुंचा। तो ऐसे इतिहास में हमें बहुत कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। इस सब को समझना और ठीक करना हम सभी की जिम्मेदारी है। विज्ञान भारती विज्ञान के क्षेत्र में स्व की स्थापना करना चाहती है। जो हम आत्मविस्मृत हो गए हैं, अपने महान इतिहास को हम भूल चुके हैं, अपने जो गौरवशाली इतिहास है उसको हम भूल कर बैठे हैं, उसको याद दिलाना। भारत पहले भी विश्व गुरु था और आज भी भारत बड़ी तेजी से विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। 21 जून 2015 ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के 193 देशों ने सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात कही। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, तो उसमें भारत एक गुरु की भूमिका में ही आ गया। अभी हमने देखा, अभी 2 साल पहले कोरोना आया। कहां से आया, कैसे आया, वो अलग मत हो सकते, हमें ध्यान में है। जो विश्व के तथाकथित विकसित देश, जिनका हेल्थ सिस्टम ये दुनिया का 1 नंबर का है या दुनिया का 2 नंबर है, they collapsed। पहली वेव में भी वो क्लैप्स कर गए। पूरे अमेरिका और यूरोप के देशों को मिलाकर उतनी जनसंख्या नहीं होगी जितनी जनसंख्या हमारे देश भारत में है। लेकिन आज सारे विश्व ने भारतीय वैज्ञानिकों का और डॉक्टरों का लोहा माना कि जितनी अच्छी तरीके से भारत ने कोरोना का सामना किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सका। सबसे अच्छी, सबसे सस्ती और सबसे प्रभावी वैक्सीन अगर बनी है कहीं तो भारत में बनी है, और अब सभी को लगी है, 2-2 3-3 डोज फ्री में लगी है। मैसेज आता था भैया आपका समय हो गया, आप जाकर वैक्सीन लगवाइए। और अपने देश में ही नहीं, हमने दुनिया भर के देशों को वो वैक्सीन दी।
तो ये भारत की ताकत को दर्शाता है। लेकिन हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें अक्सर होती हैं, आज भी होती हैं। एक रिसेंट एग्जांपल मैं कोट करता हूं इसी लाइन पर चलते हुए। एक सप्ताह पहले, अब से एक सप्ताह पहले भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का अमेरिका में जाना हुआ। 2+2 टॉक हुई। उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने, जैसी उनकी पहले की प्रवृत्ति रही है उसी के अनुसार, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दे दिया। 2 बयान दिए उन्होंने, 2 बिंदुओं पर उसने बात की जो कि 2+2 बातचीत का हिस्सा नहीं रहे थे, वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट किया। क्या कहा उसने? हम भारत में मानवाधिकारों के हो रहे हनन के बारे में चिंतित है, हम वहां पर निगाह रख रहे हैं। एक दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि भारत को रशिया से तेल लेने के बारे में विचार करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने रशिया पर प्रतिबंध लगाए हैं, वो युद्ध का दोषी है। ऐसा ही है ना, आप सबने सुना होगा। ये केवल बयान नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक विचारधारा है, एक सोच है। वी आर द किंग एंड किंग कैन डू नो रॉन्ग। लेकिन उसका प्रतिवाद हुआ, शायद पहली बार ऐसा हुआ उन्हीं के देश में, उन्हीं के मीडिया के सामने, जब एक पत्रकार ने भारतीय विदेश मंत्री से संबंधित सवाल पूछा तो उसने क्या कहा कि हम भी अमेरिका में हो रहे मानवाधिकारों के हनन के प्रति चिंतित हैं, खासकर जब वो हमारी कम्युनिटी के संबंधित लोगों के साथ होता है। हम भी उस पर निगाह रख रहे हैं। अमेरिका ही दुनिया का थानेदार बनेगा क्या? क्या वो ही दुनिया को चलाएगा? वो कुछ भी गलत करता रहे, हम सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे? ऐसा थोड़ी है। दूसरी बात जो उन्होंने तेल के बारे में कहा कि भारत को रशिया से तेल नहीं लेना चाहिए, तो हमारे रक्षा विदेश मंत्री ने क्या कहा? जितना तेल हम पूरे महीने में लेते हैं उतना शायद यूरोप के देश दोपहर तक ही खरीद लेते हैं। तो आपको पहले अपने घर को सीधा करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। मुझे बड़ी चेंज थी, ऐसा कैसे हो गया? वो तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सुपर पावर है, सभी दृष्टि से वो तो सुपर पावर है, उसके खिलाफ कोई कैसे बोल देगा? लेकिन अब ये भारत पहले वाला भारत नहीं है। लेकिन हमें भी अपने मन में ये भाव लाने होंगे, हमारे मन में भी ये भाव रहे कि हम किसी से कम नहीं है। हमारा देश महान देश है, हमारी संस्कृति महान है, हमारे मन में ये स्वाभिमान का भाव जागना चाहिए। जो आज के बोलने का जो मुझे विषय दिया गया है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन इस विषय पर परसों पहले ही दिन एक बहुत विद्वान महानुभाव डॉक्टर ग्रोवर, वो इस विषय पर बहुत विस्तार से बोलकर गए हैं। लगभग 1.5 घंटे की उनकी स्पीच थी। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में और उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है विस्तार से बोला है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो चीजें मैं रिपीट करूं। लेकिन कुछ बिंदु, क्योंकि विषय मेरा ये मुझे दिया गया है, तो कुछ बिंदु मैं उसमें भी टच करता हूं। ये जो प्रयास हो रहे हैं ना हमारे स्व को खत्म करने के, ये आज के नहीं है, पहले भी होते थे। और आज विरोध हो रहा है ऐसा नहीं, पहले भी विरोध हुआ। जैसे हम भारत के महान वैज्ञानिक पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में बात करते हैं। जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में आई थिंक 1889 में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए तो इनकी सैलरी 250 रुपए थी, जबकि उनके समकक्ष उनसे कम योग्यता रखने वाले ब्रिटिश जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, उनकी सैलरी 800 से 900 रुपए तक थी। तो उनको ये अपमानजनक लगा, तो उन्होंने जगदीश चंद्र बोस से बात की कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, सेम वर्क सेम पे। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है, उस वक्त भी यही था। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने क्या कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, इसलिए जगदीश चंद्र बसु ने 3 साल तक सैलरी नहीं ली थी कि जो मेरे बराबर के जो समकक्ष ब्रिटिश
प्रोफेसर हैं जो उनको सैलरी मिलती है, मेरी योग्यता उतनी है, वही काम मैं करता हूं, मुझे उतनी ही मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए ब्रिटिश लोग जो भेदभाव करते थे। 3 साल तक जगदीश चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था, वो शायद पहला सत्याग्रह था। 3 साल तक उन्होंने सैलरी नहीं ली थी, लेकिन अंत में उनकी जीत हुई थी और उन्हें पूरी सैलरी मिली थी। लेकिन पीसीडी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने संस्थान के डायरेक्टर से बात की कि मेरी सैलरी 250 रुपए और जो ब्रिटिश प्रोफेसर है उनकी सैलरी 800-900 रुपए, ये ठीक नहीं है। तो उसने क्या कहा, इफ यू थिंक यू आर अ ग्रेट केमिस्ट देन यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस, देन यू विल अर्न मोर मनी। अगर आपको लगता है बहुत महान वैज्ञानिक है, केमिस्ट है, तो आपको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, उसको आप खूब पैसे कमाएंगे। 3 शब्दों में उसका जवाब पीसी रे ने दिया था, ओके इट विल हैपन सून, जल्द ही ऐसा होगा। और पीसी रे ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। उनके पास जो जमा पूंजी थी, कुल उनकी सेविंग केवल 800 रुपए की। उन्होंने अराउंड 1893 इसके पास बंगाल केमिकल्स की स्थापना की 800 रुपए से, और 1901 में उसकी वर्थ 50,000 रुपीज हो गई। उन्होंने 80 के करीब नए कंपाउंड बनाए। 80 के करीब तो उन्होंने जो कंपाउंड बनाए वो केवल मरकरी से संबंधित ही थे। दुनिया का सबसे अच्छा नाइट्रिक एसिड शायद वहीं पैदा होता है, आज भी वही बनता है, दुनिया भर को एक्सपोर्ट होता है। 1901 में उसकी फर्म की वैल्यू 50,000 रुपीज हो गई और 1940 में उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई, और आज वो मिलियंस बिलियंस में है। तो ये भी हमारे वैज्ञानिकों का योगदान है हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में। शिक्षा के क्षेत्र में भी आजादी हासिल करनी है, ये भी उसका स्वतंत्रता संग्राम का ही एक हिस्सा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो हमारे वैज्ञानिक थे, चाहे पीसी रे थे, चाहे जगदीश चंद्र बोस थे, वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहते थे कि अगर आपने विज्ञान की पढ़ाई करनी है तो अपनी मातृभाषा में कीजिए, अदरवाइज अगर आप साइंस के प्रयोग करते हैं और विदेशी भाषा की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें सर के ऊपर से निकल जाएंगी, सभी को समझ नहीं लगेगा। ये बात तो दिस इज द लर्न फैक्ट। आज दुनिया भर के एजुकेशनिस्ट मानते हैं कि जो मूल रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है, वो अपनी मदर टंग में भी, मातृभाषा में ही हो सकती है। लेकिन अभी भी हम शायद कहीं ना कहीं अंग्रेजी की गुलामी वाली मानसिकता रखे हुए हैं। जब डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला रमन इफेक्ट पर 1930 में, तो स्वीडन के राजा और महारानी के हाथों ने नोबेल प्राइज मिला, तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार एक भारतीय को मिला, विज्ञान के क्षेत्र में शायद पहला था। तो मन में बहुत खुशी भी थी, लेकिन जब पुरस्कार मिला की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। तो बाद में पत्रकारों ने पूछा, भी ऐसा क्या हुआ कि आप इस पुरस्कार मिलने पर खुश नहीं हैं? उन्होंने कहा, मुझे इस बात की तो खुशी है, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो मैं यूनियन जैक के नीचे खड़ा था, तो मुझे अपनी देश की याद आई कि मैं ऐसे अभागे देश का नागरिक हूं जिसका अपना राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं है। काश आज मेरा देश आजाद होता, मेरे देश का अपना झंडा होता, यहां मेरे देश के अपने लोग होते, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो ये है स्व की भावना, अपनत्व की भावना, अपने देश के प्रति प्यार। स्वदेशी से ही आत्म सम्मान आता है और उसी से आत्मविश्वास भी आता है। तो इसलिए स्व भाषा, उसके प्रति गौरव का अनुभव करना, अपने देश की वेशभूषा, उसके बारे में गौरव का अनुभव करना, चाहे पीसी रह रहे हो, या जगदीश चंद्र बोस रहे हो, या रामानुज रहे हो, विदेशों में रहकर पढ़े लेकिन भारतीय वेशभूषा ही पहने, साधारण रहे, खाना पीना भी भारतीय ही रखा। क्यों?
क्योंकि हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश के जो रीति रिवाज है, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है, हमने उन्हीं का ही पालन करना है। एक में पढ़ाया गया, ऐसा समझाया गया कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, जहां के लोगों का मुख्य जो कार्य है कृषि रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी अपनी बातचीत में विषय रखा कि विश्व भर का व्यापार का 50% से ज्यादा, अप टू 1850 तक, उसमें भारत का ही योगदान था। दुनिया के सारे देशों का व्यापार मिलाकर उतना नहीं होता था जितना व्यापार अकेला भारत करता था। चाहे वो मसालों का कारोबार था, उसके बदले में हम सोना, चांदी, हीरा वो लेते थे। अगर पुरातन चिकित्सा पद्धति के बारे में देखिए तो उसमें भी भारतीय वैज्ञानिकों को जो विश्व को देन है वो कम नहीं है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें, हमें जैसे योग जब योगा बनकर आया तब उसका महत्व समझ में आया, इसी प्रकार हमें आज आयुर्वेद का भी महत्व समझ में नहीं आ रहा। जबकि हमने कोरोना काल में देखा कि अधिकतर भारतीयों ने अपने कोरोना की बीमारी को घर में ही आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर ही ठीक कर लिया। आयुष मंत्रालय की ओर से भी जो किट्स दी जाती थी पेशेंट्स को, उसमें भी आयुर्वेदिक काढ़ा के पाउच होते थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर लोगों ने दवाइयां नहीं खाई, उन्होंने बस काढ़ा पिया। काढ़ा मतलब हम सभी को मालूम है उसमें क्या डालते हैं हम, सौंफ, तुलसी, इलायची, लौंग, ऐसी एक दो और हर्ब्स, ये आयुर्वेद ही है। आज दुनिया आयुर्वेद का लोहा मान रही है। दुनिया को मालूम हो गया है कि एलोपैथी दवाइयों को जो साइड इफेक्ट्स है उनसे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि उसका बेसिक कंसेप्ट ही डिफरेंट है एलोपैथी का। वो बीमारी को ठीक करते हैं, बीमारी के लक्षण देखते हैं, उन्हें डायग्नोज करते हैं, उसे ठीक करते हैं, जबकि आयुर्वेद बीमारी का कारण देखता है कि जो क्यों हुई, वो कारण को दूर करता है। इसलिए हो सकता है उसका ठीक होने का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो। ये जो आयुर्वेद है, ये आने वाले समय की चिकित्सा पद्धतियों में विश्व में सबसे अधिक प्रचलित होगा, ऐसा जो मुझे लगता है। अगर वर्तमान में भारत में साइंस की हमें स्थिति देखनी हो तो कुछ बिंदु मैं आपके साथ शेयर करता हूं। शायद हम सबके ध्यान में हो, भारत में आज स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च लेबोरेटरीज का प्रोविजन है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। क्या ऐसा अपने किसी के ध्यान में है? छोटा सा बिंदु आपको मैं बताता हूं। 2016 में, 2015 या 16 में भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया। उसके अंतर्गत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अटल इंक्यूबेशन हब और स्कूल लेवल पर अटल टिंकरिंग लैब्स, उसका प्रोविजन किया। अटल टिंकरिंग लैब क्या है? शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी स्कूल, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, चाहे केंद्रीय विद्यालय है चाहे राज्य सरकार का स्कूल है, उन सभी स्कूलों में प्रोविजन है अटल टिंकरिंग लैब का। उसमें भारत सरकार की ओर से 20 लाख रुपए दिए जाते हैं और ऐसी लैब्स बनाकर दी गई हैं। 2 लाख रुपया प्रति वर्ष उस लैब में एक्सपेरिमेंटेशन के लिए दिया जाता है, उस लैब की वर्किंग के लिए स्कूलों में। आज देश में 9,500 अटल टिंकरिंग लैब चल रही है, जिसमें लगभग 75 लाख स्टूडेंट्स रोजाना काम कर रहे हैं। ये इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए है। वहां बच्चे क्या करते हैं? वहां साइंस की रिसर्च के बेसिक सभी टूल्स हैं।
वहां बच्चे अपना रोबोट बनाते हैं, वहां बच्चे ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन बनाते हैं। उनके पास लगभग 50 तरह के सेंसर्स हैं, और जो भी बच्चे के मन में आए उसके लिए जितना पैसा चाहिए वो खर्च सकता है, उसका पूरा प्रोविजन है। ये कोरोना के लॉकडाउन के कारण 1.5-2 साल का पीरियड आ गया, इसमें थोड़ा सा खलल पड़ा है, रुकावट आई है। अदरवाइज 2023 तक का इसका लक्ष्य था कि इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और भारत के युवा स्टूडेंट, युवा वैज्ञानिक टेक्निक के मामले में अमेरिका को नहीं, चीन को भी पीछे छोड़ देते। अब 2 साल और लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। अमेरिका के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसने भारत सरकार से इस पर हेल्प मांगी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अभी तक इतनी विकसित लैब्स उपलब्ध नहीं करवा सके हैं, आपने ये कैसा किया है, प्लीज हमें गाइड कीजिए। और उसमें करते क्या है बच्चे, मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। हरियाणा के किसी गांव के स्कूल की 8वीं कक्षा की स्टूडेंट, उसका नाम मुझे बेटी का याद नहीं है, उसने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनाया अपनी अटल टिंकरिंग लैब में, जो कि हमारी ब्रेथ को साउंड में कन्वर्ट करता है। अगर कोई मूक बधिर है जिसे बोलने में कठिनाई आती है, बोल नहीं सकता, मुंह से जुबान नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती, तो बोलने का प्रयास करता है, जो ब्रेथ निकलती है, इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया जो कि ब्रेथ को साउंड में कन्वर्ट करता है। ये 8वीं कक्षा का एक विद्यार्थी बना रहा है। तो ऐसी सैकड़ों इनोवेशंस वहां हो चुकी हैं और हो रही हैं। तो ऐसी चीजों को हमें प्रमोट करना होगा। ये जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अभी मैं जब आ रहा था तो इस हॉल पे पीछे देखा, एक बिल्डिंग मुझे दिखी, एक कमरा दिखाई दिया, वहां लिखा था AI लेबोरेटरी, जहां पीछे ही। तो मुझे खुशी हुई कि AI की लैब्स हमारे यहाँ बन गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है। इस विषय पर हमें बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आज देश की बहुत सी गंभीर समस्याओं का हल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है। अभी कुछ महीने पहले किसी स्टडी के विषय में मुझे राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। तो वहां एक AI के एक्सपर्ट थे, वो यूएस में 10 साल रहे, AI पर काम किया। उन्होंने IIT गुवाहाटी से शायद इसमें डॉक्टरेट किया है AI में, और 10 साल अमेरिका में रहे और अब भारत आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। तो 2 विषयों पर हमारी गंभीर चर्चा हुई लगभग आधा घंटे तक, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम भारत में कहां कर सकते हैं, भारत की कौन सी समस्याएं जिनका हम हल कर सकते हैं। तो 2 बिंदु मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ऐसे 20 बिंदु आप खुद देख सकते हैं। पहली बात, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें लाखों की गिनती में केसेस पेंडिंग है। कितने साल से? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। और हमारे हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग केसेस है उनकी गिनती शायद करोड़ों में होगी। छोटे छोटे केस हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक लग जाते हैं, कोई फैसला ही नहीं होता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम इन केसों का निपटारा कर सकते हैं, ज्यादातर केसेस निपट सकते हैं। अदरवाइज की होती है कोर्ट पर डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, कभी वकील नहीं आया, कभी वो नहीं आया, कभी छुट्टी हो गई, कभी जज बीमार है, कभी ए, कभी बी, कभी सी, कोई ना कोई बहाना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं जिसमें कानून की विभिन्न धाराओं का वर्णन हो, क्या केस है वो, उसमें फैसले, अधिकतर फैसले उसी के द्वारा दिए जा सकते हैं। दूसरा विषय जो मेरे इस सत्र के बाद डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी शायद आपसे करेंगे, वो है अफोर्डेबल हेल्थ केयर। अभी अगर मैं PGI की बात करूं तो आप कल्पना करके देखिए, जो मुझे जानकारी है, आम दिनों में वहां प्रतिदिन 50,000 के करीब पेशेंट आते हैं। 50,000 पेशेंट। जब हम PGI की बात करते हैं ना, अगर हमें कहीं जरूरत हो तो क्या ध्यान में आता है? नहीं नहीं, वहां तो रश बहुत है, सुबह जाओ शाम तक बारी नहीं आती। कैसे होगी जब 50,000 पेशेंट आ गए?
कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको सर दर्द है लेकिन पीजीआई आ गए, बुखार हो गया तो पीजीआई आ गए। तो ऐसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कुछ ऐसे ऐप बना सकते हैं जिसमें लोग जाएं, अपनी बीमारी उसमें मेंशन करें, वो फॉर्म भरें, और हो सकता है वो मशीन ही, वो सॉफ्टवेयर ही उनका हल बता दे। अगर किसी को कोई टेस्ट करवाने हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसकी कोई लैब टेस्टिंग होनी है, तो वो ही मेंशन कर दे कि ठीक है आप अपने ये वाले टेस्ट करवा के इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दें। तो इससे हेल्थ केयर के क्षेत्र में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ सकती है। मैं केवल एक पीजीआई की बात कर रहा हूं, देश के अधिकतर सरकारी हॉस्पिटल का यही हाल है। चाहे दिल्ली एम्स में चले जाएं, चाहे सफदरजंग हॉस्पिटल में चले जाएं, यही हाल है। हमारा देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए जितने रिसोर्सेस चाहिए उतनी मात्रा में उपलब्ध ना होने के कारण ये रश है, ये प्रॉब्लम्स है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम ऐसी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये हम रिसर्च स्कॉलर्स का काम है। और अगर शुरुआती भाषण में आदरणीय डायरेक्टर सर ने एक बात कही थी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, तो हमारे रिसर्च की दिशा क्या होनी चाहिए, इस विषय पर एक फैक्ट मैं आपके साथ साझा करता हूं। हमारे देश में प्रति साल, प्रति वर्ष लगभग 50,000 लोग पीएचडी करते हैं। कोई व्यक्ति पीएचडी करता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल उसमें लगते हैं। तो 5 साल की मेहनत, उसके बाद क्या होता है, एक ग्रंथ बनता है, और अधिकतर ग्रंथ लाइब्रेरी की शेल्फ की शोभा बढ़ाते हैं। उनका कोई उपयोग नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में, अपने देश की समस्याओं का हल करने में उसका कोई उपयोग होता है? ऐसा नहीं होता। तो अभी पीछे कुछ बदल हुआ है। देश की बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने ऐसी एक रूलिंग बना दी है कि जब अपना सिनॉप्सिस आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपको मेंशन करना होगा कि ये जो विषय मैंने पीएचडी में लिया है इसकी उपयोगिता क्या होगी, ये कहां किसके काम आएगा, क्या उसका उपयोग होगा। अगर वो ठीक लगा तो वो उसकी इजाजत मिलेगी, नहीं तो उसकी इजाजत पीएचडी की नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी चेंजेस है। केवल पीएचडी करने के लिए पीएचडी करना, एक डिग्री के लिए, एक टैग के लिए, उसका कोई लाभ नहीं है। 5 साल आपने मेहनत भी की, अपने रिसोर्सेज भी यूज किए और देश के रिसोर्सेज भी यूज हुए, लेकिन उसका देश को, समाज को कोई लाभ नहीं हुआ, तो ऐसी पीएचडी का क्या फायदा। तो इस दृष्टि से हमें इसमें कुछ बदल करने की जरूरत है। देश की काफी यूनिवर्सिटीज ने ऐसा काम किया है। तो मुझे लगता है कि निटर जो है उसमें अग्रणी भूमिका निभा सकता है। जो मुझे जानकारी है ये एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, तो इतने प्रतिष्ठित स्थान से ही ऐसी इनोवेटिव आइडियाज निकलने चाहिए। अभी 1-2 बिंदु और रख के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज जो विश्व है बहुत तेजी से बदल रहा है। जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके बाद कई चीजें बदली हैं दुनिया में, कई कुछ हमें सीखने को मिला है। जैसे अभी हमने क्या देखा, अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, लगभग 6000 रेस्ट्रिक्शंस लगाई। कुछ पॉलिटिकल इशू भी हैं, पॉलिटिकल ही इशू हैं, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन उसमें जो बीइंग ए साइंस स्टूडेंट मेरे देखने का विषय था, बहुत सी कंपनियां जिनका ओरिजिन अमेरिका या यूरोप के देशों में था, उन्होंने रशिया में अपना काम बंद कर दिया। जैसे गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, आईबीएम ने, मास्टर कार्ड ने, वीजा कार्ड ने अपना वहां काम बंद कर दिया। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर बंद। कहीं ना कहीं इसका रशिया पर प्रेशर आया है। इसलिए मुझे जो लगा एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि हमें भी इन विषयों पर किसी भी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
गूगल के जैसा हमारा अपना कोई सर्च इंजन चाहिए। ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट हमारी भारतीय ही चाहिए। ट्विटर का बदल तो अभी आया है, शायद कू ऐप एक आया है, इसमें थोड़ा वो चलन में आया है, लेकिन कल को हमारा देश किसी दूसरे पर निर्भर रह के गुलामी की ओर बढ़े, उससे बेहतर है कि हम पहले ही इसकी व्यवस्था कर लें। और हमारे देश में इतना टैलेंट है, हमारे देश के वैज्ञानिकों में इतना टैलेंट है, इतनी योग्यता है कि वो जो सब कुछ कर सकते हैं। बिल गेट्स से किसी अमेरिकन पत्रकार ने पूछा कि आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सभी भारतीय इंजीनियर को क्यों रखते हैं, अमेरिकन को क्यों नहीं प्रमोट करते, उनको पहल क्यों नहीं देते? तो उसने क्या कहा था, अगर हम भारतीयों को हायर करना बंद कर दें तो ये विद इन ए ईयर और 2 ऐसी कंपनी अपनी बना लेंगे, आ सकते हैं। तो मुझे लगता है हमें इससे और अग्रसर होना चाहिए। इस आपदा में अवसर हमें खोजना होगा। आज 3000 से शायद 10,000 से ज्यादा कंपनियां कोरोना के कारण चाइना को छोड़ चुकी हैं, उसमें से 3000 के करीब तो भारत में आ चुकी हैं। तो भारत के लिए अवसर है, रशिया में भी काम करने का, अपनी कंपनियां खोलने का हमारे पास अवसर है। हमारे सर्च इंजन, हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऐसा बनाने का हमारे पास अवसर है और जरूरत भी है। तो मुझे लगता है हमें इस और आगे बढ़ना चाहिए और अपने विद्यार्थियों को भी इस और प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि भारत विज्ञान के क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में उन्हें विश्व गुरु बनकर इस दुनिया का मार्गदर्शन कर सके। बहुत धन्यवाद।